नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? क्या हाल चाल है? क्या चल रहा है? वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। कैसी चल रही है पढ़ाई? हाँ, कैसा चल रहा है? ऑल गुड। अब देखो, एक और वीक खत्म होने पे आ गया, फ्राइडे आ गया, पता ही नहीं चला, है ना। पर ये वीक तो काफी फ्रूटफुल रहा हमारे लिए। हम लोगों ने काफी बढ़िया बढ़िया टॉपिक पढ़े हैं इस वीक के अंदर। और कल आपका डाउट सेशन भी है। कल तो आप लोगों का दिन है। हाँ। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे दी पंचायती राज सिस्टम। और वहां पे हम लोगों ने एक अच्छा खासा डिस्कशन शुरू कर दिया था। हम लोगों ने जो आखिरी पॉइंट पढ़ा था वहां पे हमने पंचायत की ड्यूरेशन पढ़ी थी। आर्टिकल 243 के अंदर, जहां पे मैंने आपको बताया था जो नॉर्मल ड्यूरेशन है पंचायत की, दैट इज 5 इयर्स, 5 साल होती है। उससे पहले अगर उसे डिसॉल्व ना किया जाए, है ना। हाँ बिल्कुल, जय संविधान। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। कॉन्स्टी कब कंप्लीट होगा? हो जाएगा, क्या टेंशन है? मजा नहीं आ रहा क्या? मजा नहीं आ रहा? हाँ, क्लास लेने में अच्छा नहीं लग रहा क्या कॉन्स्टिट्यूशन की? अरे हो जाएगा कंप्लीट। हेडेक ना लो, टेंशन ना लो, आराम से पढ़ो। मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल समझते हुए चलो, ठीक है। आप और किसी बात का हेडेक मत लो। चीजें समझ में आना जरूरी है कि कल को जब हम जाएंगे एग्जाम में तो हमको चीज समझ में आई है या नहीं, वही टेस्ट होगा। अच्छा। पढ़ाना मेरा काम है, मैं लेट क्यों होऊंगा बेटा? अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। चलो, वेरी नाइस। और देखो, एंजॉय करो, ठीक है। जैसे ही हमारे टॉपिक कवर हो जाएंगे खत्म। चलो, अब शुरू करें, आज के सेशन को शुरू करें। जो पंचायत का डिस्कशन चल रहा था, पंचायत में मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 टायर्स होते हैं। जल्दी से बताओ, 3 टायर नहीं, 3 टायर का तो ऑटो होता है ना। हाँ, ऐसे भी याद कर सकते हो। पंचायत क्या है? 3 टायर वाला ऑटो है, जिसका एक टायर क्या है? बताओ। एक टायर क्या है? ग्राम सभा। दूसरा टायर कौन सा है? पंचायत समिति। और तीसरा टायर कौन सा है? तीसरा टायर बताओ। जिला। जिला। तीसरा जिला परिषद। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोगों ने काफी बातें पढ़ ली थी कल। हम लोगों ने उसका कंपोजिशन समझ लिया था, हमने उनका कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया था, रिजर्वेशन की बात कर ली थी हम लोगों ने, और आखिरी में ड्यूरेशन की बात करी थी कि 5 साल का ड्यूरेशन होता है। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा ये जो सेशन होगा उसमें सबसे पहले पंचायत के कॉन्सेप्ट को खत्म करना है हम लोगों को। फिर म्युनिसिपैलिटीज के टॉपिक को खत्म करेंगे हम लोग। म्युनिसिपैलिटीज बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि उसमें आधी से ज्यादा चीजें रिपीट है। जो पंचायत में पढ़ेंगे ना, 80% चीजें रिपीट होंगी म्युनिसिपैलिटीज में, तो वो बहुत आसान हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आखिरी, द लास्ट पॉइंट वुड बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोशिश करेंगे कि इन तीनों चीजों को आज कवर कर लें, जिससे कि जो हम नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे तो एक किसी नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ भावे बेटा, कल अच्छे से बात करेंगे। इन सब चीजों के बारे में ना, बिल्कुल आराम से तसल्ली से बात करेंगे। चलो आ जाओ, अगली बात जो दोस्तों हम लोगों को समझनी है, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। 243 का एफ है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन का आधार देखो, कोई भी व्यक्ति को डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। डिस्क्वालिफाइड होने का मतलब वो पंचायत का मेंबर नहीं बन पाएगा, ना ही ग्राम सभा का, ना ही पंचायत समिति का, ना ही जिला परिषद का, अगर 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 वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है किसी भी कानून के अंदर, जिस कानून को हमारे राज्य की विधायिका ने बनाया है, ठीक है, या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है किसी भी और कानून के अंदर, किसी भी अन्य कानून के अंदर जो इसी डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में नियम बनाता हो, फिर वो चाहे केंद्र का ही कानून क्यों ना हो, ठीक है। अब इसमें बस एक ध्यान रखना, एक बात को ध्यान रखना, हम ये कानून वगैरह की बातें कर तो रहे हैं, पर बच्चे वही सेम डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं
जो डिस्क्वालिफिकेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनने के लिए लगे होते हैं। तो मतलब हर वो आधार जो किसी को डिस्क्वालीफाई करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए, वही सारे आधार रिपीट होते हैं जब हम बात करते हैं इन पंचायत की। बस एक बात याद रखना जहां पे आप लोगों को वो कंफ्यूज कर सकते हैं, हम जब बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज की तो वहां पे जो हमको उम्र चाहिए होती है, कम से कम द मिनिमम एज इज 25 ईयर्स, 25 साल के आप कम से कम होने चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। बट बच्चे हम लोग जब पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं, मतलब ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात करते हैं, तो याद रखिएगा बच्चे, यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है, और ये एमसीक्यू आ सकता है, ये जो यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है दैट इज 21 ईयर्स। मैं लिख दे रहा हूं, उसको नोट कर लो। क्या है एज क्राइटेरिया? 21 ईयर्स। इसको छोड़कर, इस पॉइंट को छोड़कर जो बाकी के सारे डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं जो आमतौर पर हम लोग लगाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में, सारे सेम टू सेम वो यहां पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये वाली बात याद रह जाएगी। हाँ ठीक है, बस अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 243 का जी, जो बात करता है पावर, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की। पावर, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। याद होगा कल मैं आपको आर्टिकल 40 का जिक्र कर रहा था, हमारे डीपीएसपी का। आर्टिकल 40 के अंदर दो बातें लिखी थी कि विलेज पंचायत बनाई जाएंगी और वो यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करेंगे। तो हम लोग साथ के साथ एनालिसिस भी करते चल रहे थे हर एक आर्टिकल का, जहां पे मैं ये बोल रहा था आपको कि पंचायती राज सिस्टम तो बन गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, पर क्या वो यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा है, वो हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं बारी बारी से, आर्टिकल आर्टिकल के साथ। ठीक है, क्लियर है? 25 बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली की भी है, लोकसभा की भी है। ठीक है, तो अब ये इसको देखना, इस आर्टिकल को आपको एक बहुत बड़ा एहसास होगा। जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है, मतलब जो राज्य विधायिका है, वो कानून बनाएगी और पंचायत को वो पावर्स देगी, वो अथॉरिटी देगी जो उसको जरूरी लगती है, देना जरूरी समझते हैं वो। ठीक है, अब कहने का मतलब है हमारे भारतीय संविधान का ये जो अनुच्छेद है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पंचायत के पास वही सारी पावर्स होंगी, वही अथॉरिटी अथॉरिटी होगी जो स्टेट लेजिस्लेचर उसको देगी। बताओ भाई, यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट क्या हुआ? हाँ, जो पावर एंड अथॉरिटी होगी पंचायत के पास, वो कौन देगा? स्टेट लेजिस्लेचर देगी, जो भी उनको ठीक लगेगा। और किस बारे में? जैसे खासकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में प्लान बनाना है, क्या पॉलिसी लेके आनी है, क्या मतलब ऐसा कुछ सिस्टम क्रिएट करना है जिससे समाज में सुधार हो। खासकर देखो, पंचायत का सबसे बड़ा रोल पता है क्या होता है? कई सारी स्कीमें चलाई जाती हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, उन स्कीमों को लागू करना गांव के लेवल पर, जिला के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर पंचायत का बहुत बड़ा काम होता है। तो इसके संबंध में आमतौर पर देखने को मिलता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटीज देती है हमारी किसको? पंचायत को। ठीक है, क्लियर है? तो डेवलपमेंट प्लान्स वगैरह बनाना है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनको इम्प्लीमेंट करना है, इन सारे पॉइंटर्स के बारे में अच्छी खासी पावर्स और जिम्मेदारी रहती है हमारी पंचायत के पास। ठीक है, क्लियर है? तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है किस पे? स्टेट लेजिस्लेचर पे। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 243 का एच, इसको ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 243 एच का मतलब होता है, उसमें जो बात की गई है वो बात की गई है टैक्सेस की। अब इसको नोट करिएगा। हाँ, अभी लिखवाऊंगा बेटा, एक साथ लिखवा दूंगा, अभी बस सुनते चलो। आर्टिकल 243 का जो एच है, इसके अंदर जो बात की गई है वो बात की गई है टैक्सेस की। किसकी? 243 का एच, इसके अंदर बात की गई है टैक्सेस की। टैक्सेस का मतलब क्या होता है? इनकम। इनकम का मतलब पैसा। कोई भी संस्था, कोई भी सरकार बिना पैसे के नहीं चलती है।
है ना। पार्लियामेंट के पास अपनी पावर है टैक्स लगाने की, केंद्र सरकार लगाती है। ऐसी राज्य सरकारों के पास अपनी पावर है टैक्स लगाने की। अब सवाल ये है कि क्या ये पंचायतों के पास भी कुछ पावर्स हैं टैक्स वगैरह लगाने की या नहीं, क्योंकि बिना पैसे के तो वो यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर काम कर नहीं पाएंगी। तो इसमें देखिए, सुनिए, हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य की जो विधायिका है, वो अगर चाहे तो पंचायत को अथॉरिटी दे सकती है कि वो उन टैक्सेस वगैरह को, ड्यूटीज वगैरह को, टोल्स वगैरह को लगा सकती है जो उनको ठीक लगे। या फिर राज्य सरकार ऐसा भी कर सकती है कि उसके पास जिन मुद्दों के बारे में टैक्स लगाने की पावर है, उनमें से कुछ टैक्सेस की पावर पंचायत को दे दे। या फिर ऐसा कर सकती है कि कुछ ग्रांट्स इन एड वगैरह दे दे। ग्रांट्स इन एड का मतलब मैंने आपको बताया था ना, कि जब भी एक सरकार दूसरी सरकार को पैसा देती है मदद के तौर पर, उसको बोलते हैं ग्रांट्स इन एड। तो अगर कोई भी राज्य सरकार है, उसे लग रहा है कि किसी भी विलेज पंचायत को जरूरी है पैसा, तो वो उसको ग्रांट्स इन एड के माध्यम से भी पैसा दे सकती है। और ये भी जिम्मेदारी है स्टेट लेजिस्लेचर की, वो ये सुनिश्चित करे कि इन पंचायतों के संबंध में भी फंड्स बनाए जाएं। जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट होता है, ऐसे ही पंचायतों के संबंध में भी फंड बने और उनमें सारा ट्रांजैक्शन जो है, पैसे का आना, पैसे का जाना, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो पाए। अब आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो इन दोनों ही आर्टिकल को, चाहे वो आर्टिकल 243 का जी हो, चाहे वो आर्टिकल 243H को। दोनों ही जगह आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि चाहे बात पावर्स और अथॉरिटीज की कर लो, चाहे बात टैक्सेस की कर लो, दोनों ही जगह रियल पावर हमारी पंचायत के पास नहीं है। दोनों ही जगह वो पूर्णतः निर्भर है स्टेट लेजिस्लेचर पर। ठीक है, अब इन दोनों आर्टिकल को हमें साथ लिखना है और अपने आंसर में भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब नोट करो, अंडर आर्टिकल 243 G and H, the panchayats have been made dependent on state legislatures for their powers and authorities, and sources of revenue, और रेवेन्यू में लिख देना ब्रैकेट में टैक्सेस। ठीक है, क्लियर है कि आर्टिकल 243 और 243G और H को पढ़ के ये लगता है कि जो पंचायत हैं वो पूरी तरीके से निर्भर हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के ऊपर, फिर वो चाहे बात उनकी पावर्स की हो, अथॉरिटी की हो, या फिर उनके सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू की हो, मतलब टैक्स की हो। ठीक है, लिख लोगे, तो छोटी सी बात है, इसमें कुछ भी खास ऐसा नहीं है। अब जो अगला आर्टिकल है वो है 243I। ये बात करता है फाइनेंस कमीशन की। यहां पे बोला जा रहा है कि अगर गवर्नर साहब चाहें तो, मतलब गवर्नर साहब की ये जिम्मेदारी होगी कि वो जल्दी से जल्दी कॉन्स्टिट्यूट करें एक फाइनेंस कमीशन को, जिसका काम क्या होगा कि ये जो पंचायत हैं, इनके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इनको वो रिव्यू करे और रिकमेंडेशन दे कि कैसे उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। ठीक है, और ये रिकमेंडेशन किसके पास जाएंगी? गवर्नर साहब के पास, कि कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, राज्यों को कितना पैसा देना चाहिए पंचायतों को, ठीक है, कितने टैक्सेस देने चाहिए, जो टैक्स दिए गए हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं, ग्रांट्स इन एड की जरूरत पड़ेगी क्या, अगर पड़ेगी तो कितने कितने ग्रांट्स इन एड की जरूरत पड़ेगी। तो इन सभी मुद्दों के बारे में जो ये फाइनेंस कमीशन है, जिसको याद देखिए, बार बार स्टेट लेजिस्लेचर बोल रहे थे हम लोग अभी तक, अब पहली बार बात आ रही है गवर्नर की। गवर्नर साहब ही कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इस फाइनेंस कमीशन को, और ये फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट गवर्नर साहब को ही देगी।
ठीक है, क्लियर है। इसके बाद द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में बाई लॉ प्रोवाइड फॉर द कंपोजिशन ऑफ द कमीशन, द क्वालिफिकेशन, मतलब एक बार ये जो बन जाएगी प्लानिंग कमीशन जो बनाई जाएगी, इसमें कितने लोग बैठेंगे, कौन कौन होंगे, उनकी क्या एक्सपर्टीज होगी, इसके बारे में जो कानून बनाने की पावर है दोस्तों, वो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास। वो किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास। ठीक है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट होगी फाइनेंस कमीशन की, ये हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के सामने ले डाउन भी की जाएगी। तो कहने का मतलब है गवर्नर साहब एक फाइनेंस कमीशन बनाएंगे, फाइनेंस कमीशन स्टडी करेगी, रिसर्च करेगी पंचायत के ऊपर उनकी इकोनॉमिक पोजीशन को देखते हुए, फिर वो गवर्नर साहब के सामने एक रिपोर्ट फाइल करेगी, जिस रिपोर्ट के अंदर लिखा होगा कि क्या क्या सोर्सेस ऑफ इनकम हम स्टेट के लिए, पंचायत के लिए क्रिएट कर सकते हैं, इन्हीं पंचायत की क्या कंपोजिशन है, क्या मेंबरशिप होगी, कितने लोग बैठेंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होगी, इन सब के बारे में कानून कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी। और वही जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी गवर्नर साहब के सामने, उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने ले आउट किया जाएगा, मतलब उसको असेंबली में पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो काफी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, तो लिख लो सभी लोग 243 का आए। The governor is bound to constitute, the governor is bound to constitute a finance commission, who shall study the financial position of the panchayats and file a report before the governor, which report must be laid before state legislature. ठीक है, the composition and qualification for such finance commission shall be provided by state legislatures. तो गवर्नर साहब फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जो गवर्नर साहब को रिपोर्ट देगी और वो रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश किया जाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर ही इसी फाइनेंस कमीशन की कंपोजिशन वगैरह के बारे में कानून बनाएगी। ठीक है, क्लियर है, हो गया। अब इसके बाद दोस्तों ऑडिट की बात है, छोटी सी बात है, 243J के अंदर इसे नोट करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस इतना सा समझ लो, कोई जो भी अकाउंट्स होंगे पंचायत के, जो भी पैसे का लेन देन होगा, उनका ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट मतलब जैसे चार्टेड अकाउंटेंट करता है ना हमारे अकाउंट्स का ऑडिट, कि क्या पैसा गया, कहाँ गया, वो सारा काम होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 243 का के, जो बात करता है इलेक्शंस की। ये क्या कहता है? जो पूरी इलेक्शन व्यवस्था है पंचायत के लेवल पे, वो किसकी जिम्मेदारी होती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की। बच्चों याद रखिएगा, बस ये एक ही पॉइंट याद रखने वाला है इसमें, कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जिसके अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिनको गवर्नर साहब ही अपॉइंट करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है
कि वो इलेक्शन करवाते हैं इस पंचायत के। ठीक है, क्लियर है? आ गई बात समझ में? द रेस्पॉन्सिबिलिटी for conducting free and fair elections will be of state election commission. ठीक है, और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनको कौन अपॉइंट करता है? जो हेड होते हैं इस कमीशन के, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर is appointed by the governor. ठीक है, क्लियर, इजी है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराती है और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन चुनता है? गवर्नर साहब। अब इसके बाद आता है दोस्तों सेक्शन 243 का एल, जो बात करता है यूनियन टेरिटरीज की। जो किसकी बात करता है? यूनियन टेरिटरीज की। यूनियन टेरिटरीज। देखो, जब से हमने इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया है दोस्तों, तब से हम देख रहे हैं कि बार बार एक ही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेट स्टेट स्टेट, राज्य राज्य राज्य। पर ये एक ऐसा आर्टिकल है 243 का एल जो बोलता है कि जो प्रावधान इस पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं वो यूनियन टेरिटरीज के भी ऊपर लागू होंगे। मतलब जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे भी ये पंचायती राज सिस्टम होगा। ठीक है, क्लियर है? और जहां जहां पे हम बोल रहे हैं ना, गवर्नर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि गवर्नर की ये जिम्मेदारी होगी, गवर्नर की वो जिम्मेदारी होगी, तो अगर यूनियन टेरिटरी है तो वो सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाएंगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर की। यूनियन टेरिटरीज में कौन होता है गवर्नर की जगह? लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट हमने पढ़ा ये यूनियन टेरिटरीज पे भी अप्लाई होता है, और जहां पे भी रेफरेंसेस आएगा गवर्नर का वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का रेफरेंस हो जाएगा। बस अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसी परिस्थिति है जहां पर लग रहा है कि किसी भी पार्ट को हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, किसी भी यूनियन टेरिटरी पे कोई आर्टिकल बदलना चाहिए या किसी में और कोई चेंज लेके आना चाहिए, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब को ये पावर दी गई है कि वो अगर चाहे तो कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं इस पंचायती राज सिस्टम के अंदर, जब वो इसी प्रोविजन को यूनियन टेरिटरीज के संबंध में अप्लाई करते हैं। तो कहने का मतलब है पंचायती राज सिस्टम यूनियन टेरिटरीज के भी ऊपर अप्लाई होता है। तो एक बार नोट कर लो, दिस सिस्टम ऑफ पंचायत is also applicable to union territories. However, the president may make necessary modifications
modifications as needed to apply the same to यूनियन टेरिटरीज। तो कहने का मतलब है पंचायत का सिस्टम यूनियन टेरिटरीज पे भी अप्लाई होता है, पर अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें, उन्हें कोई भी बदलाव करना जरूरी लगे किसी भी यूटी पे अप्लाई करने से पहले, तो वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसके बाद जो एम है उसको आप स्किप कर दो। एम जो है वो बताता है कि कहां कहां पे ये जो पार्ट है वो अप्लाई नहीं होता है। तो कुछ एग्जाम्पल देता है, स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, हिल एरियाज ऑफ स्टेट ऑफ मणिपुर। मतलब काफी डिटेल वाली बात है, डिटेल वाली सिचुएशन है जहां पे ये सारी बातें आपको, मतलब इतना उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक आखिरी इसमें लिख लो बात, आखिरी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आर्टिकल 243 का ओ। ये क्या कहता है? बार इन इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। ये क्या कहता है? कोई भी कानून जो बनाया जाएगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के संबंध में या सीट के अलॉटमेंट के संबंध में, ऐसे किसी भी कानून को, या फिर अगर कोई भी इलेक्शन कंडक्ट होता है पंचायत के लिए, ऐसे किसी भी इलेक्शन को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। ठीक है, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने अगर इसको आपको चैलेंज करना है तो एक इलेक्शन पेटिशन फाइल करनी होगी, जो इलेक्शन पेटिशन एक ऐसी अथॉरिटी के पास जाएगी जिस अथॉरिटी को हमारा स्टेट लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि दो बातें। पहली बात, अगर कोई भी इलेक्शन से संबंधित डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, ठीक है, जैसे इलेक्टोरल रोल्स से हो गया कोई डिस्प्यूट जुड़ा हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बनानी चाहिए थी, किस साइज की बनानी चाहिए थी, इससे जुड़ा कोई डिस्प्यूट हो गया, या फिर कोई व्यक्ति चुन के आया उसके इलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई डिस्प्यूट हो गया, ऐसे किसी डिस्प्यूट के संबंध में आमतौर पर हम किसी न्यायालय के सामने नहीं जाएंगे। इसके लिए वही प्रक्रिया फॉलो करी जाएगी जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी। तो स्टेट लेजिस्लेचर किसी अथॉरिटी को अगर एस्टेब्लिश करेगी जिसका काम होगा ऐसे किसी डिस्प्यूट्स को सेटल करना, हम उन्हीं के सामने इलेक्शन पेटिशंस फाइल करेंगे। ठीक है, क्लियर है? लिखवा दो इसको भी, चलो लिखवाई देता हूं। क्या लास्ट लाइन बेटा? टू अप्लाई द सेम टू यूनियन टेरिटरीज। चलो इसको लिख लो, कौन सा था? ओ था ना? हाँ, 243 ओ। अब ये 243 जीरो मत पढ़ने लगना, कल ये बच्चा कर रहा था कोई थोड़ा तो दिमाग भी लगाया करो यार, है ना? ऐसा थोड़ी ना बच्चों की तरह। हाँ चलो, मैंने क्या कहा? एनी डिस्प्यूट in relation to the election process will not go to any court of law. The state legislature are empowered to establish authorities to settle out such disputes. ठीक है, ऐसा कोई भी डिस्प्यूट आमतौर पर कोर्ट के सामने नहीं जाएगा, और इसके बारे में स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर होगी कि वो अथॉरिटीज बना के ऐसे किसी डिस्प्यूट्स को भी सेटल आउट कर सकती है।
ठीक है, तो आपका ये 243 से लेके 243O तक का जो डिस्कशन था ये किसके बारे में था? पंचायत के बारे में। तो पंचायत का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि होने वाला है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। किसके बारे में? म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। अब ये म्युनिसिपैलिटीज का टॉपिक बहुत इजी लगेगा आपको, क्योंकि आप देखोगे कि काफी चीजें रिपीट होंगी जो अभी हमने यहाँ पे सीखी हैं, तो इसको फटाफट से कर लेते हैं। तो म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बेसिक बेसिक बातों को लिख दे रहा हूं, ठीक है। सच डिस्प्यूट्स, ठीक है, आ जाओ। म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, और ये हमारा है पार्ट 9A, पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है आर्टिकल 243P से, आर्टिकल 243P से। अब इसमें जो 243P है इसमें कई सारी डेफिनेशन दी गई हैं। सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हुआ चलता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली आपको जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें समझनी है वो है म्युनिसिपैलिटी की। पॉइंट नंबर ई, म्युनिसिपैलिटी मीन्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यही शब्द पढ़ाने के लिए मैंने आपको ये डेफिनेशन पढ़ाई। एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243Q। अभी हम पढ़ेंगे आर्टिकल 243Q, उसमें म्युनिसिपैलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन में इसमें मतलब नोट डाउन करने वाला कुछ नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे डिफाइन किया गया है सिचुएशंस को, ठीक है। और एक मेट्रोपॉलिटन एरिया की डेफिनेशन देख लो, मींस एन एरिया हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10 lakhs और मोर, कंप्राइज्ड इन वन और मोर डिस्ट्रिक्ट्स एंड कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत। ठीक है, ठीक है, मतलब 10 लाख का क्राइटेरिया है। मैं अभी समझा दूंगा, अभी सब समझा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। एक मिनट पानी पी लेता हूं। आज सही चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रावधान है वो है आर्टिकल 243 का क्यू, जो बात करता है म्युनिसिपैलिटीज के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि हर एक स्टेट के अंदर एक 3 टियर सिस्टम होगा। फिर से वही 3 टायर आ गए, फिर से ऑटो आ गया, ठीक है। जिसमें सबसे पहला टियर होगा जिसको हम बोलेंगे नगर पंचायत। अभी सुन लो, लिख दूंगा मैं। सबसे पहले हम बोलेंगे क्या? नगर पंचायत, ठीक है। और ये कहां पे होगा? ट्रांजिशनल एरिया में। ट्रांजिशनल एरिया का मतलब क्या होगा? एक ऐसा एरिया जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया बनने की तरफ बढ़ रहा है। अभी समझा दूंगा, सारा समझा दूंगा। दूसरा टियर होगा एक म्युनिसिपल काउंसिल। ध्यान से सुनिए, एक म्युनिसिपल काउंसिल जो स्मॉलर अर्बन एरियाज के बारे में होगी। किसके बारे में? छोटे अर्बन एरियाज के बारे में। और तीसरे नंबर पे है एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्या है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि लार्ज अर्बन एरियाज के बारे में होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझो, उससे पहले आपको दो शब्द समझने पड़ेंगे। एक होता है रूरल और एक होता है दोस्तों अर्बन। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, जैसे गांव, जो हम पंचायत वगैरह में पढ़ रहे थे। अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र, जैसे कि अच्छी सिटीज, बड़ी सिटीज, जहां पर हम म्युनिसिपैलिटीज की बात करेंगे। तो सबसे बड़ा फर्क जो आता है ना पंचायत सिस्टम में और म्युनिसिपैलिटीज में, वो इसी एरिया के हिसाब से आता है। तो हमको रूरल एरियाज में आमतौर पर पंचायत का सिस्टम देखने को मिलता है, और अर्बन एरियाज में हमको देखने को मिलता है क्या? म्युनिसिपैलिटीज का सिस्टम। और म्युनिसिपैलिटीज 3 लेवल पे काम करती हैं, और वो क्या है? नगर पंचायत, नोट करते चलो साथ के साथ।
नगर पंचायत, दूसरे नंबर पे म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल, और तीसरे नंबर पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और इनमें फर्क क्या होता है? जैसे पंचायत में तो हमने पढ़ लिया था, ग्राम सभा विलेज के बारे में है, पंचायत समिति ब्लॉक के बारे में है, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट के बारे में है। इनमें क्या फर्क है? नगर पंचायत जो होती है ना बच्चे, वो ऐसी लोकेलिटी के बारे में होती है जो ना ही पूरी तरीके से अभी रूरल रहा है और ना ही पूरी तरीके से अभी अर्बन हो पाया है। काफी ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बीच की परिस्थिति में होते हैं, जिनको ना ही पूरी तरीके से रूरल कह सकते हैं, ना ही पूरी तरीके से अर्बन कह सकते हैं। तो ऐसी कोई भी जगह के बारे में हम जिस संस्था की बात करते हैं वो होता है नगर पंचायत। क्या होता है दोस्तों? नगर पंचायत। दूसरे नंबर पे वो जो ऐसे क्षेत्र हैं जो अर्बन तो हैं, अर्बन तो हैं, रूरल नहीं है, पर छोटे हैं, छोटे शहर मान लो, वहां पे होता है म्युनिसिपल काउंसिल, वहां पे होता है म्युनिसिपल काउंसिल। अर्बन छोटे, छोटे अर्बन जगह। और तीसरे नंबर पे आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये भी अर्बन है पर बड़ी अर्बन जगह है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। ठीक है, यहां पे क्या होती है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। तो नगर पंचायत ऐसी जगहों के बारे में जो रूरल से अर्बन की तरफ जा रही हैं, म्युनिसिपल काउंसिल छोटे अर्बन एरियाज के बारे में, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े अर्बन एरियाज के बारे में। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए, हाँ ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में? इतनी बात याद रखनी है आप लोगों को। अब इसके बाद बात करता हूं कंपोजिशन की। कंपोजिशन की मतलब कौन कौन होंगे इसके अंदर। तो ये है आर्टिकल 243 का आर। ठीक है, ये हो गया आपका, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई तीन, ये हो गई आपकी 243 के क्यू में। और अब मैं बता रहा हूं आपको 243 का आर, जो बात करेगा कंपोजिशन की। और कंपोजिशन में आपको क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? बड़े सिंपल से पॉइंट्स हैं कि जो भी सारी सीट्स होती हैं म्युनिसिपैलिटी के अंदर, उनको भरा जाएगा ऐसे लोगों के द्वारा। अब याद करते चलो पंचायत को, सारी बातें सेम है। उनको भरा जाएगा ऐसे लोगों के द्वारा जो डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आए हैं। ठीक है, और उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो उस म्युनिसिपैलिटी के अंदर थी। और इसके लिए हम हर म्युनिसिपैलिटी को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देते हैं भाई। जो ये बात तो हमने पार्लियामेंट के लिए भी पढ़ी थी कि लोकसभा के लिए मैं बता रहा था कि पूरे देश को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना देते हैं। ऐसे किसी भी म्युनिसिपैलिटी के अंदर हम उसको छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देंगे, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, और जो भी लोग जीत के आएंगे वो मेंबर बनेंगे इनके, ठीक है, नगर पंचायत के, म्युनिसिपल काउंसिल के, या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। ठीक है, इसके अलावा हमारे राज्य सरकार को या फिर राज्य की विधायिका को ये पावर दी गई है कि वो कानून बना सकती है किसके बारे में? म्युनिसिपैलिटी के अंदर रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ऐसे लोगों का जिनके पास स्पेशल नॉलेज है और एक्सपीरियंस है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने का मतलब है, अब देखो म्युनिसिपैलिटी का काम है, ग्राउंड लेवल का वर्क है, उसमें एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है। तो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो कानून बनाए, और कानून के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था लेके आए कि इस म्युनिसिपैलिटी के अंदर कुछ लोग ऐसे भी बैठे जिनके पास ज्ञान हो, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि कैसे चलाई जाती है एक म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, इसके अलावा जो मेंबर्स हैं लोकसभा के, या जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी भी राज्य के, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें, उनका भी अपना एक रिप्रेजेंटेशन हो। तो मान लीजिए
उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब उस क्षेत्र में जहां पे वो म्युनिसिपल काउंसिल है वहां से जो बंदा लोकसभा के लिए चुन के गया है, या फिर वही क्षेत्र से जो बंदा स्टेट लेजिस्लेचर के लिए चुन के गया है, उनका भी अपना ये योगदान हो, वो भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दे पाए, इस बात की भी व्यवस्था स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, इसी तरीके से राज्यसभा के जो लोग हैं जो उस जगह को, उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से बिलोंग करते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन हो पाए। ठीक है, क्लियर है। तो इन सब के बारे में जो है कानून कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। इसके अलावा एक बार जब म्युनिसिपैलिटी चुन के आ गई, इलेक्शन हो गया, तो उनमें से चेयरमैन कौन बनेगा, उसको चेयरमैन बनने की क्या प्रक्रिया होगी, ये भी सब कुछ स्टेट लेजिस्लेचर ही चुनता है। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट से। As far as the composition is concerned, all the members are elected through direct elections. However, the state legislatures have the power to make law regarding the representation of people with experience and members of Lok Sabha, Rajya Sabha, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। और आखिरी एक और बात लिख दो, द प्रोसीजर टू अपॉइंट chairperson is also provided by state legislatures। क्लियर है? आया बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है कि जहां तक कंपोजिशन की बात है, जो मेंबर्स हैं वो कहां से इलेक्ट होके जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो इसी म्युनिसिपैलिटीज के अंदर रिप्रेजेंटेशन की बात कर सकती है उन लोगों की जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जो लोकसभा के, राज्यसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, और जो प्रोसीजर होगा चेयरमैन चुनने का, उसके बारे में भी स्टेट लेजिस्लेचर ही कानून बनाएगी। ठीक है, क्लियर है? सारे पॉइंट कवर हो गए। अब इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो है वार्ड्स कमेटी के बारे में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड्स कमेटी। इसका मतलब क्या है? देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड वार्ड कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर वार्ड्स विद इन अ टेरिटोरियल एरिया ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 3 lakhs और मोर। अब देखो, बहुत छोटी सी बात है, समझने वाली बात है। इन्हीं म्युनिसिपैलिटी के अंदर, किसी भी म्युनिसिपैलिटी के अंदर छोटे छोटे वार्ड्स होते हैं। मतलब वार्ड एक नाम है जो हम किसी क्षेत्र को बोल रहे हैं, जैसे ब्लॉक बोलते थे ना पंचायत में, वैसे यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं हम वो वार्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई भी एरिया है, कोई भी क्षेत्र है जहां की जो पॉपुलेशन है वो 3 लाख या वहां से 3 लाख या उससे ज्यादा की है,
तो वहां पे एक संस्था बनाई जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं वार्ड कमिटीज। क्या बोलते हैं? वार्ड कमिटीज, जिसका काम क्या होता है कि वो इन्हीं सारे वार्ड्स का जो किसी भी म्युनिसिपैलिटी के अंदर है उनको रेगुलेट करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। और इसके अलावा जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है उसके ही पास सारी पावर्स होती हैं कि इन वार्ड्स कमेटी में कौन बैठेंगे, उनका क्या जुरिसडिक्शन होगा, उनका किस तरीके से इलेक्शन किया जाएगा, सारी पावर किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। तो आप बस इतना सा याद रख लो, छोटा सा अगर रख पाओ केवल एमसीक्यू पर्पज से, कि जो आर्टिकल 243 का एस है ये बात करता है वार्ड्स कमेटी की। किसकी बात करता है? वार्ड्स कमेटी की। और क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी म्युनिसिपैलिटी के अंदर जहां पे जो पॉपुलेशन है, जहां पे जो पॉपुलेशन है वो 3 लाख से ज्यादा है, वहां पे ये वार्ड्स कमेटी बनाई जाएगी। और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है वो अपना एक्सक्लूसिव कंट्रोल एक्सरसाइज करती हैं इन सभी वार्ड्स कमेटी के ऊपर। बस ये 3 पॉइंट लिख लो, इतने 3 पॉइंट आपके लिए काफी हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? म्युनिसिपैलिटी में बेटा वार्ड का सिस्टम आपको म्युनिसिपैलिटीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो रिजर्वेशन के बारे में है, जो हमारा 243T के अंदर हमको देखने को मिलता है। और सेम टू सेम है, मतलब कुछ भी अलग नहीं है। जो हमने रिजर्वेशन की बात करी थी ना वहां पे पंचायत के संबंध में, बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूं। सीट को रिजर्व किया जाएगा म्युनिसिपैलिटीज के अंदर शेड्यूल्ड कास्टेस के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, हर म्युनिसिपैलिटी में। ठीक है, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो रिजर्वेशन हो वो सफिशिएंट होना चाहिए जिससे वो शेड्यूल्ड कास्ट की जो कम्युनिटी है उसका सही से रिप्रेजेंटेशन होगा। उसके अलावा कम से कम 1/3 सीट, याद करो, कम से कम 1/3 सीट रिजर्व होंगी किसके लिए? वुमेन के लिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व रहेंगी। ठीक है, और फिर से वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि जितनी भी जनरल की सीट्स हैं उसमें से 1/3 महिलाओं के लिए, जितनी भी एससी की सीट हैं उसमें से 1/3 महिलाओं के लिए, जितनी भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीट्स हैं उसमें से भी 1/3 महिलाओं के लिए। तो उस कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन देना होगा। मेरे को दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है ना बेटा, ये सारी बातें याद है ना? वुमेन रिजर्वेशन के बारे में जो मैंने आपको बताई थी बिल्कुल सेम टू सेम है, देयर इज नथिंग न्यू। टाइम वेस्ट होगा फालतू में, 10 मिनट और लग जाएंगे, है ना? हाँ, वही रोटेशन बेसिस बिल्कुल याद है आप लोगों को। वेरी गुड। तो केवल आर्टिकल नोट कर लो रिजर्वेशन के बारे में। कौन सा है? म्युनिसिपैलिटीज के लिए आर्टिकल 243T। अब ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आएंगे बच्चे जो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हमारा बहुत टाइम बच जाएगा। किसकी बात करता है? रिजर्वेशन की। बिल्कुल सेम टू सेम वही SC ST का रिजर्वेशन, SC हो गया, ST हो गया, वुमेन हो गया, वही रोटेशन बेसिस, सारी बातें सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट है, कुछ भी नहीं है, बस आर्टिकल नाम बदलता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद हाँ, ड्यूरेशन की बात करते हैं। 243U में बात की गई है ड्यूरेशन की, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। बताओ ड्यूरेशन क्या थी बच्चे? पंचायत की ड्यूरेशन क्या थी? 5 साल। उससे पहले उन्हें डिसॉल्व किया जा सकता है, और अगर डिसॉल्व हो जाते हैं तो कितने दिनों में इलेक्शन करना पड़ता है बेटा नया? कितने दिन में करना पड़ता है इलेक्शन नया? अगर डिसॉल्व हो जाए तो 6 महीनों के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल याद है आप सभी लोगों को। तो नोट करा दूं, बस लिख दूं, आर्टिकल नंबर काफी होगा, याद रख लोगे। किसकी बात करता है? ड्यूरेशन की। तो वही बात, 5 इयर्स का ड्यूरेशन है, और डिसोल्यूशन हो सकता है, और अगर डिसोल्यूशन होता है तो 6 मंथ्स इज द क्राइटेरिया। बस ठीक है।
फिर इसके अगला जो आर्टिकल है दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। फिर से कॉपी पेस्ट, 243 का वी, आर्टिकल 243 का वी किसकी बात करता है? डिस्क्वालिफिकेशन की। और क्या बताया था मैंने आपको डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में? आज ही बताया है कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के अंदर जो भी आधार बताए गए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, वो सारे के सारे सेम आधार अप्लाई होंगे इन्हीं सब मेंबर्स के संबंध में जो इस म्युनिसिपैलिटी के मेंबर हैं। बस इसमें क्या होगा, आपको एक बात का ध्यान रखना है, हाँ, कि जो क्राइटेरिया एज वाला है वो अलग है। यहां पे जो एज का क्राइटेरिया है दैट इज, बताओ एज का क्राइटेरिया कितना रहेगा म्युनिसिपैलिटी में बेटा? 21 ईयर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, 21 ईयर्स। बस बाकी तो जो स्टेट लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है उसी के हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड होगी। अगला आर्टिकल 243W वो बात करता है पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और उसका जो आर्टिकल है 2W3X वो बात करता है टैक्स की। याद करो, याद करो, पावर, अथॉरिटी और टैक्स के बारे में एक ही पैरा लिखवाया था आपको। क्या कहता था वो? आर्टिकल 243W एंड X किसके बारे में बात करते हैं? पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टैक्स। और क्या पढ़ा था बच्चे हम लोगों ने पंचायत के बारे में? याद करो कि क्या पावर्स होंगी, क्या अथॉरिटी होगी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसके बारे में टैक्स लगा सकेंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा बच्चे म्युनिसिपैलिटी के लिए? ये सारी बातें कौन डिसाइड करेगा? क्या पावर होगी, क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या टैक्सेस लगा सकोगे, कितने टैक्स लगा सकोगे, कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर बन गए यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। है ना? गांधी जी अगर होते मजा आ जाता, किसी भी कारणवश आ जाते एक आध दिन के लिए। चलो, अब इसके बाद अगला है फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 243Y, कॉपी पेस्ट 243Y, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट। क्या बताया था मैंने आप लोगों को फाइनेंस कमीशन के बारे में बेटा? कि गवर्नर साहब अपॉइंट करेंगे फाइनेंस कमीशन को, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वो फाइनेंशियल पोजीशन को स्टडी करेगी, किसकी? म्युनिसिपैलिटीज की। जिसकी रिपोर्ट कहां पे पेश होगी? गवर्नर साहब के सामने। जिस रिपोर्ट को कहां पे लेआउट किया जाएगा? कहां पे लेआउट किया जाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। वही सारी बातें, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो इसके बारे में क्या लिख दूं? गवर्नर साहब लिख दूं? गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं, उन्हीं के पास रिपोर्ट जाती है, और फिर रिपोर्ट कहां जाती है? स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। इसका जो अगला आर्टिकल है वो ऑडिट वाला है। ऑडिट में क्या होता है कि इनके जो अकाउंट्स होंगे उनको ऑडिट किया जाएगा, इसको छोड़ दो। इसके बाद आता है इलेक्शन टू म्युनिसिपैलिटीज, कॉपी पेस्ट। इसका आर्टिकल कौन सा है? 243ZA, जो बात करता है इलेक्शंस की। क्या था बच्चे, मैंने क्या बताया था? पंचायती राज में इलेक्शंस के बारे में किसकी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कंडक्ट कराना? याद करो, किसकी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कंडक्ट कराना? स्टेट इलेक्शन कमीशन की। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है बेटा? कौन अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को? गवर्नर। वेरी गुड। देखो, इसे कहते हैं एक टॉपिक याद किया और उससे दूसरा टॉपिक अपने आप तैयार हो गया। अब आपको जो मेहनत जाएगी ना वो केवल आर्टिकल का नंबर याद करने में जाएगी, बाकी आपका पूरा तैयार है।
अब अगला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 243 का ZB, जो बात करता है यूनियन टेरिटरीज की। वही कॉपी पेस्ट याद करो, क्या बताया था यूनियन टेरिटरीज के बारे में आपको कि ये जो सारे प्रावधान हैं यूनियन टेरिटरीज पे भी अप्लाई हो सकते हैं, मतलब होते हैं। और अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो अगर उनको कोई भी बदलाव करना जरूरी लगे किसी यूनियन टेरिटरी पे अप्लाई करने के लिए, तो वो उन सारे चेंजेस को कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, बस बात खत्म। अब ये ZC छोड़ दो, उसमें वही वाली बात है कि वो आसाम, मणिपुर, ये सब में जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, बार टू इंटरफेरेंस। इसके बाद आप आखिरी आर्टिकल देख लो। देखो इसने पूछा नहीं जाएगा, फिर भी नोट करा देता हूं मैं आपको। एक आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 243 का ZD, जो बात करता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की, जो कहता है कि हर एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी, जिसका काम होगा कि वो प्लान्स वगैरह तैयार करेगा म्युनिसिपैलिटीज के साथ, जिससे कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। और यही जो स्टेट लेजिस्लेचर है यही कानून बना के बताएगी कि इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के अंदर कौन बैठेगा, इसकी सीट्स वगैरह कैसे भरी जाएंगी। बस वही सारी बातें हैं। फिर भी आर्टिकल तो नोट कर ही लो, आर्टिकल 243 का ZD, आर्टिकल 243 का ZD बात करता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ऐसे ही बता दूं, इतना ही काफी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर प्लानिंग करती है, प्लान्स बनाती है, जिससे कि उस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट हो सके। अब ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कैसे इसमें कौन लोग बैठेंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है दोस्तों? स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। ठीक है, इतना काफी है, चल जाएगा। जैसे मैंने आपको ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बताई है, ऐसे ही एक और होती है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। दोनों सेम टू सेम है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बिल्कुल सेम टू सेम है। फर्क क्या है दोनों में कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी काम करती है कहां पे? मेट्रोपॉलिटन एरिया में। और मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या था, याद करो, 10 लाख की जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। जिस भी एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो जाती है उसको हम क्या बोलने लगते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो अगर ऐसा कोई एरिया है तो वहां पे कौन सी कमेटी बनेगी? मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। उसका वही काम होगा कि उस मेट्रोपॉलिटन जगह के लिए, उसके सुधार के लिए वो प्लान बनाएगी, उनको इफेक्ट में लाएगी, और स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगी कि उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगी, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसके बाद आप जो है आर्टिकल 243 का ZE बात करता है, हाँ, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की। ये केवल MCQ के लिए पढ़ा रहा हूं आपको, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। ठीक है, अब म्युनिसिपैलिटी के टॉपिक में जो हमारा लास्ट आर्टिकल जो हमको कवर करना चाहिए वो है, ये कंटिन्यूएंस वाला छोड़ो, ये है 243 का ZG, जो बात करता है, वही बार करता है कोर्ट के इंटरफेरेंस को इलेक्टोरल मैटर्स में। आर्टिकल 243 का ZG, आर्टिकल 243 का ZG, बार ऑफ कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, ठीक है, सेम टू सेम। कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंधित या फिर इलेक्शन से जुड़ी हुई किसी भी प्रक्रिया से संबंधित, कोई भी डिस्प्यूट होगा इलेक्शन से जुड़ा हुआ किसी भी व्यक्ति का जो म्युनिसिपैलिटी में चुन के आया है, इन सभी के बारे में जो मुद्दा है, जो डिस्प्यूट है, वो कोर्ट पे नहीं जाएगा।
इसके बारे में स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी और स्टेट लेजिस्लेचर उस कानून के अंदर ऐसी अथॉरिटी बनाएगी जिसका काम होगा ऐसे डिस्प्यूट्स को सेटल आउट करना। नहीं बेटा, स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं, वो तो बात निकल गई। इलेक्शन कंडक्ट कराना काम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है ऐसे डिस्प्यूट्स के ऊपर जो इलेक्शन से जुड़े हुए हैं उन्हें हटाया जा रहा है और वो जुरिस्डिक्शन ऐसी अथॉरिटीज के पास जाएगी जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी कानून के अंदर। आ गया बात समझ में? फटाफट से मुझे बताओ, ये वाली बात समझ में आई? ये वाली बात हमने पंचायत में भी पढ़ी थी, सेम टू सेम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, आर्टिकल 243 ZG। अब मुझे एक बार बता दो सभी लोग चैट बॉक्स में, हर एक बच्चा, हमने जो भी कुछ पढ़ा है अभी तक पंचायत में और म्युनिसिपैलिटीज में, आर वी ऑल क्लियर सो फार? कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा? एक बार सभी बच्चे बताएंगे। अगर शॉर्ट नोट वगैरह आ गया, एमसीक्यू में पूछ लिया तो आप कर लोगे, राइट? चलो बहुत अच्छा है। अब हमारा एक टॉपिक और रह गया है आज के सेशन के लिए, जो कि होने वाला है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। इसको फटाफट से कवर कर लेते हैं। अब आपको ब्रेक दे देता हूं मैं। 5:01 हो रहा है बेटा मेरे फोन में, जैसे ही 5:06 होंगे वैसे ही, 5:02 हो गया, 5 जैसे ही 7 होंगे वैसे ही आपकी ये जो क्लास है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। ठीक है, 5:07 पे एग्जैक्टली। तो आ जाइएगा भाग के फटाफट से।
चलिए दोस्तों, समय समाप्ति की घोषणा शुरू करें। आ जाओ, अब शुरू करने वाले हम लोग दोस्तों नया टॉपिक, विच इज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आपको याद होगा हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ा था, याद है? भूल गए? पढ़ा था? कौन सा आर्टिकल था? अच्छा ये बता दो, कोई मुझे बता सकता है? विच डीपीएसपी, कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल था जहां पे हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करी थी कि स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करेंगे? भूल गए? 39, 43, हाँ 43B। वेरी गुड, वेरी गुड, उसी की बात हो रही है बेटा। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी डीपीएसपी डाला था, तो उसको भी बनाना ही था, उसको भी हम लोगों ने क्रिएट किया ही है। और ये बाद में हुआ है, ये बहुत बाद में हुआ है, 2011 में हुआ है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हाँ कौन सा था? 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया है, 2011। और ये पार्ट कौन सा है? पार्ट 9B है। ये सब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, ठीक है? सब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, सबसे पहले डेफिनेशंस को देख लेते हैं। देखो डेफिनेशंस में जो आपको डेफिनेशन देखनी है वो देखनी है, एक देखनी है बोर्ड की। पहले बोर्ड की डेफिनेशन से पहले देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन, उसी के जस्ट नीचे। कोऑपरेटिव सोसाइटी मींस अ सोसाइटी रजिस्टर्ड और डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन एनी स्टेट। किसी भी राज्य के अंदर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई भी कानून बनाया गया है जिस कानून के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताई गई है, तो कोई भी सोसाइटी अगर उस कानून के द्वारा रजिस्टर हो जाती है उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है? केवल समझने वाली बात है, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहां डाल लो अपने, ठीक है? तो कोई भी सोसाइटी जो स्टेट के द्वारा बनाए गए कानून के अंदर रजिस्टर्ड होती है उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है? इसके बाद दोस्तों इसी के ऊपर जो है डेफिनेशन बोर्ड की, उसको पढ़ो। बोर्ड मीन्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द गवर्निंग बॉडी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी by whatever name called to which the direction and control of the management of the affairs of a society is entrusted to। मतलब बोर्ड का मतलब है, बोर्ड एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा अंग है कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, बोर्ड एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा अंग है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिसका काम होता है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाना, उसके संबंध में फैसले लेना, ठीक है? क्लियर है? तो हम बोलते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कौन होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोस्तों वो लोग होते हैं जो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करते हैं, जो उसके संबंध में फैसले लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, ठीक है? क्लियर? अब और कोई डेफिनेशन आपको देखने की जरूरत नहीं। अब आओ आप आर्टिकल 243 के ZI पे, जो बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। ये क्या कहता है? जो राज्य की लेजिस्लेचर है, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो अगर चाहे तो कानून बनाकर प्रावधान बना सकती है इनकॉर्पोरेशन के संबंध में, रेगुलेशन के संबंध में और वाइंडिंग अप के संबंध में किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के। पर उसके जो प्रिंसिपल्स होंगे, जो उसे प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे, वो होंगे वॉलंटरी फॉर्मेशन। अभी लिखवा दूंगा, अभी बस सुन लो। वॉलंटरी फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, इकोनॉमिक मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड ऑटोनॉमस फंक्शनिंग। कहने का मतलब क्या है? आर्टिकल 243 का जो Z का I है वो किसकी बात करता है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है बनाना, क्रिएट करना कोऑपरेटिव सोसाइटी को।
इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, कौन सा? आर्टिकल 243 का ZI बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की, और क्या कहता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कानून बनाएगा इसके बारे में, वो लॉ बनाएगा जिस लॉ के अनुसार किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकॉर्पोरेशन होगा, फॉर्मेशन होगा, जैसे बच्चा कह रहा है। ठीक है, अब इसमें बस एक ध्यान रखना, जो भी प्रक्रिया बताई जाएगी फॉर्मेशन के बारे में किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी हुई, वो वॉलंटरी फॉर्मेशन के आधार पर होनी चाहिए। लिख लो, ये कुछ शब्द है, वॉलंटरी फॉर्मेशन, वॉलंटरी फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, और आखिरी में यहां पे लिख दे रहा हूं ऑटोनोमस फंक्शनिंग, ऑटोनोमस फंक्शनिंग। कहने का मतलब है जब भी कोई कानून बनाया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, वो ऐसा होगा जो स्वेच्छा पे आधारित होगा, कि कोई अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहता है तो ही बनाए, और जो बनेगी उसमें डेमोक्रेसी होगी। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति बैठ के अपने ऑर्डर चलाएगा, सबका योगदान होगा, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होगा, हर एक व्यक्ति का आर्थिक हित जुड़ा हुआ होगा, और ऑटोनोमस फंक्शनिंग होगी, मतलब आजादी से काम करेगी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाई जाएगी। ये सारे प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होगा हमारे स्टेट लेजिस्लेचर को, जब भी वो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में कानून बनाती है। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद जो अगला आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 243ZJ, जो बात करता है नंबर की और टर्म्स की, किसके? जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनकी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा सा समय भी लेगा, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो, इस पूरे टॉपिक में ज्यादा आर्टिकल नहीं है जो इंपॉर्टेंट है, कुछ गिने चुने ही आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको ध्यान से सुनना है। ठीक है, बाकी को एक बार को इग्नोर कर दोगे, छोड़ दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कुछ 3-4 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको अच्छे से पढ़ना होगा हम लोगों को, जिसमें से एक आर्टिकल ये है। ठीक है, तो जो बोर्ड होगा, जिसकी हम बोर्ड की अभी डेफिनेशन पढ़ रहे थे, उसके अंदर इतने डायरेक्टर्स होंगे जितने डायरेक्टर्स हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कानून के माध्यम से बताएगा। जो स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा और उस कानून के अंदर बताएगा कि कितने डायरेक्टर्स होंगे, पर जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स हो सकते हैं किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, वो 21 हो सकते हैं, 21 से ज्यादा डायरेक्टर्स नहीं हो सकते हैं। सबसे पहली बात ये नोट भी करते चलो, ठीक है, केवल सुनो नहीं, नोट भी करते चलो। आर्टिकल 243ZJ, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? बोर्ड की, बोर्ड की। तो इसमें जो डायरेक्टर्स होंगे वो वैसे तो कितने होंगे वो बताएगा कौन? स्टेट लेजिस्लेचर। पर इसमें जो मैक्सिमम हो सकते हैं, जो हमारे भारतीय संविधान में लिखा है, वो होंगे 21 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है बोर्ड के संबंध में, तो वो ये कह सकती है कि इस बोर्ड के अंदर कम से कम एक सीट रिजर्व्ड रहेगी शेड्यूल कास्ट के लिए या फिर शेड्यूल ट्राइब के लिए, और जो 2 सीट्स हैं वो रिजर्व्ड रहेंगी महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, तो रिजर्वेशन की बात है, सीट्स को रिजर्व किया जा सकता है इस बोर्ड के अंदर। कौन रिजर्व करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर करेगी। और किसके लिए रिजर्व हो सकता है? शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और वुमेन के लिए। वुमेन के लिए 2 सीट की बात की गई है, इनके लिए 1-1 की बात की गई है। ठीक है, क्लियर है? जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा इन लोगों का जो बोर्ड में चुने जाएंगे वो होगा 5 साल, वो होगा 5 साल। 5 years will be the term of office, 5 years टर्म। तो जो भी व्यक्ति बोर्ड पे मेंबर बनेगा वो 5 साल तक उस बोर्ड का मेंबर
बना रह सकता है। ठीक है, हाँ, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस 5 साल का टर्म है, इतना याद रखो, इतना काफी है। प्राइवेट एसोसिएशन होगी ना तो स्टेट क्यों डिसाइड करेगी? बच्चे वो डिसाइड ये नहीं करेगी कि बोर्ड में मेंबर कौन बैठेगा, वो डिसाइड करेगी कि कितने मेंबर्स होंगे। फर्क है दोनों चीजों में। ऐसे तो कंपनी लॉ भी है, कंपनी भी तो एक प्राइवेट एंटिटी है, पर बताते हैं ना हम लोग एक्ट के अंदर कि कितने मेंबर्स होंगे कितने नहीं होंगे, वैसी प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों, जो हमारी राज्य की विधायिका है वो कानून बनाकर ऐसे लोगों को भी बोर्ड का पार्ट बना सकती है जिनके पास एक्सपीरियंस है बैंकिंग के फील्ड में। किस फील्ड में? बैंकिंग के फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, या फिर किसी भी ऐसे फील्ड में जिससे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जुड़ी हुई है। ऐसे लोगों को बोर्ड का मेंबर बनाया जा सकता है। ठीक है, पर ऐसे जो लोग हैं इनको हम बोलते हैं को ऑप्टेड लोग। इस शब्द को नोट कर लो, को ऑप्टेड। ये कौन होते हैं? ये एक्सपर्ट बंदे होते हैं। किस किस में? जैसे कि बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, बैंकिंग का फील्ड हो गया, फाइनेंस का फील्ड हो गया, या फिर और कोई भी ऐसा फील्ड हो गया जिसके बारे में कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है। तो ऐसे जो को ऑप्टेड लोग हैं इनको बोलते हैं को ऑप्टेड लोग। ऐसे लोगों को भी बोर्ड का पार्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, पर अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ डायरेक्टर्स की 21 है तो उसमें से ज्यादा 2 मेंबर्स हो सकते हैं जो को ऑप्टेड होंगे। कितने? यहां पे लिख दे रहा हूं, 2। ज्यादा से ज्यादा 2 मेंबर्स हो सकते हैं जो ये एक्सपीरियंस वाले बंदों को लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, इनके पास वोटिंग वगैरह के राइट रहेंगे और ये नॉर्मल डायरेक्टर की तरह काम करेंगे, कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, ये सारी बात हो गई हमारे बोर्ड की, कि बोर्ड में डायरेक्टर्स होंगे, उनका कितना नंबर होगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो सब स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। मैक्सिमम लिमिट क्या है? 21 की। ठीक है, इसमें रिजर्वेशन की भी व्यवस्था होगी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिलाओं के लिए। 5 साल का टर्म होगा। इसमें को ऑप्टेड मेंबर्स भी होंगे जो एक्सपर्ट होते हैं बैंकिंग में, फाइनेंस में, या फिर और किसी सेक्टर में जिसके बारे में कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू बेटा। ये जो को ऑप्टेड मेंबर्स होंगे इसमें, इसके बारे में बस एक बात और नोट कर लो, अगर बाई चांस एमसीक्यू में पूछ लें, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। वोटिंग राइट नहीं होगा तो मान लीजिए बोर्ड का कोई भी फैसला लिया जा रहा है तो उस फैसले में ये वोट वगैरह नहीं डाल पाएंगे, पर अपनी जो एक्सपर्टीज है उसके थ्रू जो भी ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, वो ये कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, एक अगला आर्टिकल देख लो इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड। इसमें क्या बोला जा रहा है कि कानून बनाया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा और जो इलेक्शन होगा बोर्ड का उसे कंडक्ट किया जाएगा बोर्ड का टर्म पूरा होने से पहले, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नए जो बंदे हैं, वो जगह ले लें टर्म को, पहले वाले टर्म का पूरा होने से पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पूरी इलेक्शन की व्यवस्था है, ये जो पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया है, इसके बारे में जो जिम्मेदारी होगी वो एक ऐसी संस्था की होगी जिस संस्था को स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर चुनेगी कानून के माध्यम से। तो यहां पे एक बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं लोग, पंचायत के इलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की। इसी तरीके से म्युनिसिपैलिटीज की जो इलेक्शन की जिम्मेदारी है किसकी है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की। पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ये मत करके आ जाना आप, कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं आता है, वहां पे एक ऐसी संस्था होगी जिसको स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी, उसके द्वारा स्थापित करेगी। ठीक है, उसके हिसाब से सारे इलेक्शन वगैरह होंगे, उसके अनुसार सारे इलेक्शन वगैरह कराए जाएंगे। तो छोटे छोटे पॉइंट से नोट कर लेते हैं। 243 के आर्टिकल 243 के इलेक्शन
ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड। ठीक है, क्लियर है, ये वाली बात समझ में आ गई। हाँ, और इसमें बस दो बातें हैं कि जो फ्रेश इलेक्शन है, फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड बिफोर the expiry of the term, before the expiry of the term। तो 5 साल का टर्म है किसी भी बोर्ड का और वो बोर्ड चल रहा है, उस बोर्ड का टर्म पूरा हो उससे पहले नए इलेक्शन हो जाने चाहिए। और ये किसके कराया जाएगा, किसके द्वारा कराया जाएगा, एक ऐसी अथॉरिटी के द्वारा, अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाई authority established by state legislature will conduct elections। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया, सारी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अगला जो आर्टिकल है वो, ये सारा नोट कर लिया बेटा, यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जा रहे हो, ये पॉइंट लिख लेना बेटा। अगर ये पॉइंट नहीं लिखोगे तो कल से दोबारा अगर आर्टिकल को पढ़ने बैठोगे ना सबको, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, उतना टाइम देना जस्टिफाइड नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी टॉपिक नहीं है ये, ठीक है, कि आप उस पर बैठे ही रहो। मैं ये सारे पॉइंट इसीलिए कवर करवा रहा हूं कि बाई चांस एमसीक्यू वगैरह आ जाए, आपको घुमाने की कोशिश करें तो आप कर लो चीजों को। हाँ बेटा, स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट उसको एक बार क्रॉस चेक कर लो गूगल पे। ठीक है, ये हो गया आपका, इलेक्शन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की, आर्टिकल 243 का ZL, आर्टिकल 243 का ZL। कुछ 2-3 बातें हैं बस जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, कभी भी हम किसी बोर्ड को सस्पेंड वगैरह नहीं करेंगे 6 महीनों से ज्यादा पीरियड के लिए। और अगर किसी भी बोर्ड को सस्पेंड किया जाता है तो किन आधारों पे किया जा सकता है, जैसे कि कोई भी परसिस्टेंट डिफॉल्ट हो रहा है, मतलब लगातार कोई गलती की जा रही है, या फिर नेग्लिजेंस दिखाई जा रही है बोर्ड के मेंबर्स के द्वारा, लापरवाही दिखाई जा रही है, या फिर बोर्ड कुछ ऐसे कामों को कर रहा है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हितों के खिलाफ जा रहे हैं, या फिर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो बोर्ड्स के जो पर्पस है, द वेरी पर्पस फॉर विच दे हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो हमारा जो क्या कहते हैं बोर्ड है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, या फिर इलेक्शन वगैरह ना हो पाए तो उस सिचुएशन में, हाँ इतना ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में 2-3 बातें नोट कर लो। द मैक्सिमम पीरियड for which a board may remain suspended is 6 months। ठीक है, इसके अलावा a board may be suspended on the grounds such as persistent default, negligence, एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है। तो बोर्ड को सस्पेंड कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीनों के लिए,
ये बेटा लिखा तो आर्टिकल 243 ZL, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने के लिए हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, जो ग्राउंड होंगे वो कुछ ऐसे ग्राउंड्स होंगे कि परसिस्टेंट फेलियर हो रहा है, वो सही से फंक्शन नहीं कर रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको सही से लीडरशिप नहीं मिल पा रही है, तो ये सब आधार हो सकते हैं किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड को सस्पेंड करने के लिए। नेग्लिजेंस एक बहुत बड़ा आधार है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो ऑडिट वगैरह की बात करता है, जो कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे तो कानून बना सकता है जिसके अंदर बताया जाएगा कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो अपने अकाउंट वगैरह को कैसे मेंटेन करेंगी, ठीक है। और ये भी बताएगा कि क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस होंगी जो पूरी करनी होगी किसी भी ऑडिटर को या ऑडिटिंग फर्म को जो ऑडिट कर रही है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अकाउंट को, ठीक है। बस यही है। तो कहने का मतलब है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं कि जब भी बात आएगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ऑडिटिंग की, तो स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास ये पावर होती है कि वो उसके बारे में नियम एंड कानून बनाएंगी। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो समाज में काम कर रही है, मार्केट में काम कर रही है, तो उसको अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, किस किस बात का हिसाब रखना है। और फिर वो ये भी बता सकती है कि वो जो ऑडिटर्स हैं जो अकाउंट को ऑडिट करेंगे ऐसे किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी जो चाहिए होंगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेगी उन लोगों को। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, एमसीक्यू वाली बात है, वो है आर्टिकल 243 के ZN में। आर्टिकल 243 के ZN में लिख लिया, नहीं लिख पाया तो कोई बात नहीं, अपलोड हो जाएगा। आर्टिकल 243 के ZN में, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें जनरल बॉडी मीटिंग की बात की गई है, जनरल मीटिंग की बात की गई है, जनरल मीटिंग। और इसमें एक रूल बताया गया है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने के बाद, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने के बाद 6 महीनों के अंदर, 6 महीनों के अंदर ऐसी मीटिंग हो जानी चाहिए। सच मीटिंग must be conducted within 6 months, within 6 months of किसके 6 महीने? within the 6 months of the end of financial year, the end of financial year। फाइनेंशियल ईयर का मतलब समझते हो बच्चे? बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है बेटा? हाँ, वेरी गुड। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके विदिन 6 मंथ्स आपको एक ये जनरल मीटिंग करनी है। बाकी इसके अलावा कुछ खास नहीं है। इसके अलावा देखो, एक है आर्टिकल 243 का ZS, वो किसकी बात करता है? यूनियन टेरिटरीज के ऊपर एप्लीकेशन की, क्योंकि यहाँ पे भी स्टेट शब्द बार बार यूज हो रहा है। दैट इज द रीजन बोला जा रहा है कि ये जो भी बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो यूनियन टेरिटरीज के भी ऊपर अप्लाई हो सकती है। और इसके बारे में अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन निकालकर उसमें कोई अगर चेंजेस वगैरह करने हैं तो वो कर सकते हैं। मतलब वही चीज, सेम टू सेम। वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में और पंचायत में और जो म्युनिसिपैलिटीज में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं है। आपने देखा कि लगभग हर चीज अलग थी, पर ये एक ऐसा प्रावधान है जहां पे हमको सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, एंड दैट इज एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। वही सेम टू सेम बात लिखी हुई है कि ये यूनियन टेरिटरीज पे भी अप्लाई होगा ये वाला पार्ट, और प्रेसिडेंट अगर साहब चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। तो आर्टिकल 243 का ZS नोट कर लो, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 243 का ZS, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इसमें बस वो प्रेसिडेंट वाली बात मत भूलना बेटा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद
हाँ, एग्जिस्टिंग लॉ वाली उसकी कोई टेंशन नहीं है। चलो अब मुझे बताओ, देखो एक आर्टिकल है, मैं आपको यहीं के यहीं समझा रहा हूं, बस उसका नंबर याद कर लेना, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 243 का ZQ, इसको बस सुन लो बड़े ध्यान से। आर्टिकल 243 का ZQ जो है वो ऑफेंसेस के बारे में बात करता है, अपराधों के बारे में बात करता है, और उन अपराधों के लिए जो पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं वो बात करता है। और सुनिए बस, अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो कानून बना सकता है और उस कानून के अंदर कुछ अपराधों को बता सकता है और उनके बारे में पेनल्टीज की बात कर सकता है। अब आप सोचोगे कि अपराध की बात कैसे आ रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ध्यान से सुनिए। तो अगर कोई भी कानून है जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है तो उसमें किस किस बारे में अपराध बताया जा सकता है, कि जैसे कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है या उसका कोई मेंबर वगैरह है, अगर वो एक फॉल्स रिटर्न फाइल करता है, फॉल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, कोई भी आदमी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, रिटर्न्स फाइल करती है। रिटर्न्स का मतलब उसकी कितनी इनकम हुई, उसने कितना एक्सपेंडिचर किया। अगर किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ऐसी कोई बदमाशी दी जाती है या उसके किसी मेंबर के द्वारा, बोर्ड के मेंबर के द्वारा ऐसी कोई बदमाशी दी जाती है तो उसको अपराध बताया जा सकता है और उसके लिए सजा भी दी जा सकती है। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति है जो जानबूझकर डिसओबे करता है सम्मन्स वगैरह को, उसे सम्मन भेजे जा रहे हैं, बुलाया जा रहा है राज्य के द्वारा किसी भी प्रक्रिया के लिए, पर वो जवाब नहीं दे रहा है, ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम उसको अपराध मान सकते हैं। या फिर कोई भी एम्प्लॉयर है जो बिना सफिशिएंट कॉज के पे करने को फेल हो जाता है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उस अमाउंट को जो डिडक्ट किया गया था उसके द्वारा अपने एम्प्लॉइज से अपने 14 दिनों के अंदर, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप हो गया। तो जब कभी कोई व्यक्ति, जब आप कल को जॉब करने भी जाओगे ना तो आपकी सैलरी का एक पार्ट डिडक्ट कर लेते हैं, ये आपकी सैलरी का एक छोटा सा पार्ट डिडक्ट कर लेते हैं कि आपके बेनिफिट के लिए हमको इसको यूज करेंगे या फिर आपको मिल जाएगा जब आप रिटायर वगैरह हो गए। तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन हो उसको लेके गड़बड़ी की जाए तो वो भी एक सिचुएशन बन सकती है। और आखिरी में अगर कोई भी व्यक्ति है जो whoever before during or after the election of members of the board or of adopts any corrupt practice, मतलब कोई भी व्यक्ति है जो बोर्ड का मेंबर बन गया और बोर्ड का मेंबर बनने के बाद उसने कोई भी बदमाशी दी तो वहां पे भी उसके लिए ऑफेंसेस और पेनल्टीज का प्रावधान हो सकता है। तो इसका बस एक टाइटल याद कर लो, बाई चांस एमसीक्यू में अगर बने, आर्टिकल 243 का ZQ जो बात करता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे एक बार सभी लोग बता दो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी हम लोगों ने पढ़ा, आर वी ऑल क्लियर, सब समझ में आया आप सभी लोगों को। तो हमने शुरुआत करी थी ZH से, ठीक है, जहां पे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर ZI में हमने इनकॉर्पोरेशन वाली बात पढ़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। फिर ZJ के अंदर नंबर और टर्म का चर्चा किया कि क्या नंबर होगा क्या टर्म होगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट हमने ZK के अंदर इलेक्शन की बात की। फिर ZL के अंदर हम लोगों ने सस्पेंशन की चर्चा करी। फिर ऑडिट का मैंने हल्का सा जिक्र किया। फिर ZN के अंदर हमने जनरल बॉडी की मीटिंग की बात करी। और उसके बाद हम लोग कहां पे गए थे, हम लोग गए थे ZS पे जहां पे हमने यूनियन टेरिटरीज की बात करी और ZQ के अंदर हमने ऑफेंसेस और पेनल्टीज की बात की। क्लियर है, कहीं पे भी बेटा कोई भी डाउट नहीं है? आर वी ऑल क्लियर? समझ में आ गया बेटा? यूनियन टेरिटरी पे अप्लाई होगा इसलिए बनाया गया है आर्टिकल 243 का ZS। ऑडिट के लिए बच्चे बस इतना सा होता है। ऑडिट का मतलब क्या होता है, पहले उस ऑडिट को समझो कि जो भी अकाउंट्स होते हैं किसी भी संस्था के, ये बात हमने वहां पंचायत में भी पढ़ी थी, ये बात हम लोगों ने
क्या कहते हैं, म्युनिसिपैलिटीज के लिए भी पढ़ी थी और यहाँ पे भी पढ़ी। जो भी अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट किया जाता है, दैट इज द सिंपल प्रोसेस। और उसके बारे में बस इतना सा लिखा हुआ है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो इसके बारे में कानून और नियम बनाएगी कि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कैसे किया जाएगा और जो ऑडिटर्स होंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी। ठीक है, बस। इसके अलावा जेड टी क्या है? कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग। ये आप इग्नोर कर सकते हो, तीनों चैप्टर्स में हमने पढ़ा है। इसके अंदर क्या लिखा है मैं आपको ये बता देता हूं। जो भी कानून पहले से चले आ रहे हैं, मानो राज्य ने कोई भी कानून पहले से बना रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, तो वो कानून चलते रहेंगे। इस पार्ट के आने की वजह से उन एग्जिस्टिंग लॉज पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मनाली बिल्कुल सही। ऑडिट का मतलब होता है अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करना। हम लोग भी तो करवाते हैं, कोई भी कंपनी है, जो भी बिजनेस आप कंडक्ट करते हो, आप अपने अकाउंट को ऑडिट करवाते हो। ठीक है। अच्छा, रैपिड रिवीजन का लग रहा है तो बेटा कुछ कर नहीं सकता मैं उस बारे में। हम लोगों ने पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और क्या कहते हैं आपका ये कोऑपरेटिव सोसाइटी 4 घंटे में पढ़ा है। 4 घंटे में, 4 आवर्स, 4 आवर्स फॉर वन टॉपिक, 4 आवर्स। अब मुझे एक बार क्लियर है बेटा, समझ में आ गई चीज है? कोई डाउट तो नहीं है? अब आपको एक काम करना है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो काम क्या है? वो ये है कि आप सभी लोगों को ये जो आर्टिकल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, इनके टाइटल्स को 2-4 बार रिवाइज करना है। 2-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपको ये टाइटल नंबर याद रहेंगे, वरना बड़ा मुश्किल है इनको याद रखना। क्योंकि क्या है, बहुत लंबी कहानी है। ZA से लेके हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज तक जब हम लोग पहुंचे तो कहां तक आ गए? ZT तक। तो आप एक बार सीक्वेंस वाइज कंटेंट पेज में जाके सीक्वेंस वाइज देख लेना, पंचायत के लिए कौन से आर्टिकल्स हैं, किस किस आर्टिकल नंबर के अंदर कौन सी बात लिखी है। ऐसे ही म्युनिसिपैलिटीज में कौन से आर्टिकल हैं, किस आर्टिकल के अंदर कौन सी बात लिखी हुई है। और ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कौन से आर्टिकल हैं और किस आर्टिकल के अंदर कौन सी बात लिखी हुई है। ये करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? आ गया बात समझ में? चलो, अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा डिस्कशन का, जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन वुड बी, बड़ा मजेदार होने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को अगले टॉपिक में। क्योंकि अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, मतलब हमारी अगली क्लास में जो मंडे को होगी, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कॉम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। किसको? कॉम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको? अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन को। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन को। तो मतलब अगली जो क्लास है वो बहुत मजेदार भी होगी, नो डाउट, बहुत मजा आएगा आपको। अलग अलग टॉपिक्स हैं, बहुत मजेदार टॉपिक्स हैं, और साथ के साथ थोड़ी सी हैवी भी होगी। तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा, बिल्कुल दिमाग को फ्रेश करके आइएगा, तभी मजा आएगा। और अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से बताओ। कल बेटा डाउट सेशन होगा, हमेशा की तरह, जैसा हर सैटरडे को डाउट सेशन होता है। और कोई भी डाउट है किसी भी बात से, जो भी हम लोगों ने पूरे वीक में पढ़े हैं सारे टॉपिक, आप उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट को पूछ सकते हो। बच्चे, ऑफ के बारे में मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कल ऑफ है या नहीं। मेरे हिसाब से तो ऑफ नहीं है और मेरी क्लास होगी जहां तक है। ठीक है,
सर जो आपने आर्टिकल डिस्कस करवाए हैं क्लास में वही रीड करने हैं। बच्चे हम लोगों ने लगभग 80-85% आर्टिकल कवर किए हैं। हाँ, उतने भी अगर आप कर लोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, नहीं बेटा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बस उसका यही तरीका है, कंटेंट पेज का इस्तेमाल करो और आर्टिकल्स को मार्क कर लो और उनको 2-3 बार ऊपर से नीचे तक देखोगे तो आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, और कोई सवाल, और कोई बात, सब क्लियर है? अब देखो इतना ज्यादा परेशान भी नहीं होना है, देखो हर टॉपिक को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी हमको जज करना होता है। ये जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा ना पंचायत वाला, तो यहां से देखो एमसीक्यूज तो नो डाउट बन ही सकते हैं। उसके अलावा ये मान के चलो हो सकता है कि शॉर्ट नोट आ जाए, या तो पंचायत पे आ जाए, पंचायत सिस्टम पे, या फिर हो सकता है शॉर्ट नोट आ जाए म्युनिसिपैलिटी पे, या फिर हो सकता है शॉर्ट नोट आ जाए किस पे, हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, किसी पे भी आ सकता है, तीनों में से शॉर्ट नोट। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी पॉइंटर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनको अच्छे से समझ तो आप गए ही हो, उसको 2-4 बार पढ़ो, 2-4 बार पढ़ोगे तो वो आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, एक बार पक्का कर लो उनको, जिससे क्या होगा कि कल को आपको दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब मिलूंगा मैं आप सभी लोगों को कब, कल मिलूंगा। वैसे तो आप लोगों ने डाउट क्रिएट किया है मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है, मेरी क्लास होगी, जहां तक मैं कह रहा हूं बेटा मेरी क्लास होगी, 100% होगी। ठीक है, तो हम लोग डाउट सेशन को लेंगे और फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे और मंडे को जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए उनको डिस्कस करेंगे। अब आप लोग चाहो तो जा सकते हो। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ, बाकी जो अपना डिस्कशन है वो कंटिन्यू रहेगा ऐसे। ठीक है, और कल लेके आना क्वेश्चंस अच्छे अच्छे, जैसे पिछली बार मेरे को बहुत मजा आया आपके डाउट सेशन में, अच्छे क्वेश्चंस पूछे आप लोगों ने, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कल लेके आना, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।